अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नो बच्चों, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20, बाब नंबर 20, नक्ल व हरकत, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? नक्ल व हरकत। अभी तक हम जो ना बच्चों, हमारी बात क्या चल रही थी? हमारी बात ये चल रही थी कि हम आज हमारा सबक नंबर 20 की शुरुआत कर रहे हैं। और सबक नंबर 20 क्या है? हमने कहा कि सबक नंबर 20 है नक्ल व हरकत, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमने सबसे पहले बात की थी हमारे निज़ाम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमारे तनफ्फुस की, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की, खून के दौरानी निज़ाम की, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस्तिखराजी निज़ाम, अमल इखराज की हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इस तरह से हम जिस्मानी बनावट को देखते जा रहे हैं। अब इसके बाद तीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से दो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसके बाद है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो 11वीं में नहीं 12वीं में, और ऑलरेडी हम लोग उसको देख चुके। तो जो 11th वाले हैं वो हम अभी जब 12th में जाएंगे तब देखेंगे। जो ऑलरेडी 12th में है, जो रिपीट कर रहे हैं, जिनका नीट एग्जामिनेशन है, उनको ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ये सबक होगा इसके बाद दो और चैप्टर्स है जिसको इंशाल्लाह हम जल्दी से फास्ट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी पे चले जाएंगे। तो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट होता, एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट होता, बीच में 3-4 और चैप्टर्स है वो कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह। 2-2.5 महीने में हमारा तकरीबन 11th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, और 12th वाला तो हमारा कंटिन्यू चालू है। ठीक है, नाउ अब बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं, यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया में दो तरह के जिंदा जानदार हैं। एक नहीं, दो तरह के जिंदा जानदार हैं। एक को हम कहते हैं पौधे और दूसरे को हम कहते हैं, अच्छा ये हमारे मंसूर में ने अच्छा लफ्ज याद दिलाया, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। कौन सा वाला? जिसको हम कहते हैं नबातात और हम क्या कहते हैं? हैवानात। ठीक है, तो एक तो हम कहते हैं एनिमल्स और दूसरा हम कहते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये दो जिंदा जानदार है, और हम देखते हैं कि इनके अंदर ही हमको क्या देखने को मिलती है? हरकत। इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है? हरकत। अब हरकत की भी अगर बात करेंगे तो एनिमल में जो हरकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है प्लांट के मुकाबले में। तो एनिमल में सिर्फ हरकत नहीं होती बल्कि नकुल भी होती है। नकल मकानी, यानी मकान चेंज करना। एक नकल वो रहती जो हम एग्जाम में करते उर्दू वाली, और दूसरी नकल वो है जिसमें क्या होती है? तब्दीली आती है, लोकेशन चेंज होती है, उसकी बात हो रही है। तो आमतौर पे हरकत और नकल, ये दो लफ्ज में फर्क क्या है? एक को हम कह रहे हैं मूवमेंट, एक को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क क्या है पहले हम इसको समझते हैं। उसके लिए हमको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कि हम ये कहते हैं कि नक्ल व हरकत जानदारों की अहम खासियत है। जितने भी जानदार हैं उनकी अहम खासियत है, चाहे वो पौधे हो या हैवान हो, जानवर हो, दोनों की खासियत है। जानवर और पौधे की हरकत में बड़ी वुसात है। बड़ी वुसात मतलब बहुत फैलाव है, अलग अलग तरह की है। पहले अगर एक सिंपल से एग्जांपल देखना है आपको, तो सिंपल से एग्जांपल आपको किस में देखने को मिलेगी? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल की बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। कौन है? अमीबा। तो अमीबा के अंदर भी हमको क्या देखने को मिलती है? हरकत। अमीबा के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर भी लोकोमोशन। तो हम ये कह रहे हैं कि जो यककल्वी जानदार है, यककल्वी जानदार उज़्व है जैसे अमीबा, तो उसमें क्या होती है? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
प्रोटोप्लाज्म की क्या होती है, स्ट्रीमिंग होती है, जिसकी वजह से वो हरकत सबसे आसानी से कर जाता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हरकत के सबसे आसान अगर मिसाल अगर कोई है तो वो किसके अंदर है, अमीबा। अब अमीबा के अंदर जो हरकत हो रही है वो हरकत क्यों हो रही है, तो हमने लिखा हुआ है कि वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होती है उसमें, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? हम आमतौर पे ये कहते हैं कि ये सेल है, ये सेल के अंदर कौन है, न्यूक्लियस, मरकज़। और ये जो सेल है, सेल के बाहर ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल की बात हो रही है, प्लांट रहता तो सेल वॉल बोलते। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसके बाजू में सेल वॉल नहीं है, लेकिन ये अंदर कौन है, ये अंदर वाला हिस्सा कौन है, साइटोप्लाज्म। तो ऐसा सेल जिसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो पूरा स्पेस मिला के नाम बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है? तो बाहर अगर सेल वॉल नहीं है तब उस पूरे सेल को बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जो पूरा अंदर की चीजों को घेर के रखा हुआ है, जिसको हम अंदर की चीजों क्या करें, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के मामले में हमने पढ़ा हुआ है कि ये जेली लाइक होता है, याद आ रहा है ना, चिपचिपा मादा होता है, सेमी सॉलिड होता है। और हमने कहा कि इसके अंदर हमेशा क्या होती रहती है, मूवमेंट, हरकतें होती रहती है, तब्दीलियां होती रहती है, चेंज होती रहती है। जिस तरह से पानी है, पानी के अंदर नाव तैरती रहती है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। तो अब ये जो पूरा लिक्विड है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर लहरें उठेंगी, स्ट्रीमिंग उठेंगी, और उस स्ट्रीमिंग की वजह से जो अमीबा है उसकी शेप क्या होता रहेगा, तब्दील। और उस शेप की तब्दीली की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी वो क्या करेगा, हरकत, मूवमेंट। तो हम ये कह रहे हैं कि हरकत की सबसे आसान एग्जांपल, सिंपल मूवमेंट अगर किसी में होता है तो वो किस में होता है, अमीबा, जो कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अमीबा में जो हरकत होती है वो क्यों होती है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या दूसरे अल्फाज में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्म के अंदर उठने वाली लहरें, समझा, उसकी वजह से सबसे आसान तरीके से क्या होती है, मूवमेंट होती है, हरकत होती है। अब अगर इसके मुकाबले में दूसरे जानदारों की बात करें, अब ये यूनिसेलुलर है तो इसके बजाय दूसरे बाकी के जो जानदार है वो मल्टी सेलुलर है, यानी वो एक सेल से नहीं बल्कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए। जैसे हम है, इंसान है, इंसान के अंदर एक खलिया है क्या, कई सारे खलिए हैं। तो जब कई सारे खलियों से बने हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उन उज़ुइयों के अंदर क्या होती है, सीलिया। क्या होती है उनके जिस्म में, सीलिया। उनके जिस्म में क्या होती है, फ्लैजेला। उनके जिस्म में क्या होती है, टेंटेकल्स, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। हाँ, याद आ रहा है, हमने पढ़ा था ना कि जो सेल होता है, सेल की जो वॉल होती है, उसकी जो आउटग्रोथ होती है, बाहर धागे की तरह दिखने वाली जो साफ्ट होती है, तो दो नाम हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था सीलिया और एक पढ़ा था फ्लैजेला। सीलिया के मामले में हमने पढ़ा था कि सीलिया ये छोटी होती है और फ्लैजेला बड़ी होती है। सीलिया कई सारे होती है और चिपकने का काम करती है, फ्लैजेला 2, 3, 4, 5 हो गए, उनकी लोकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से हम ये करें कि फ्लैजेला की मदद से भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सीलिया की मदद से भी, और इसी तरह से कौन है, टेंटेकल्स। हम आगे चल के टेंटेकल्स क्या होती है, किसमें होती है, पढ़ने वाले हैं। बस एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि टेंटेकल्स मतलब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हाइड्रा, हाइड्रा के पास होते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स का मतलब क्या होता है, ऐसी साख्तें जो हमारे हाथों की तरह है, लिम्ब्स की तरह है, वो पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो स्पेशली हमारी तरह लिम्ब्स नहीं है, हमारी तरह के हाथ नहीं है, लेकिन दिखने वाली शक्ल है जो पकड़ने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है, उसको क्या बोला जाता है, टेंटेकल्स। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी हरकत होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हरकत होती है, उस हरकत के लिए एक जगह सीलिया जिम्मेदार है, दूसरा फ्लैजेला जिम्मेदार है, तीसरा टेंटेकल्स है।
लेकिन अगर और हाइयर जानदारों की बात करें जैसे कि इंसान, तो इंसान के अंदर भी क्या होता है, इंसान के अंदर उसके अपने जबड़े, पलके, जबान वगैरह को भी हिलाने की क्या होती है, सलाहियत होती है। ठीक है ना। कुछ हरकत ऐसी होती है जिनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। कुछ हरकत ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना सफियान। आपने आंखें हिलाए तो आप वो टेबल से उठ के इधर आ जाते हैं, जबान हिलाए तो वहां से उठ के इधर आ जाते हैं, और पैर हिलाए तो, पैर हिलाए तो, पैर हिलाए तो जगह चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ, तो पैर हिलाने का मतलब क्या है, यहाँ पर पैरों को अगर आप हरकत देंगे, पैरों को हरकत देंगे तो आप चलेंगे, चलेंगे मतलब आपकी जगह क्या हो गई, चेंज। लेकिन आंखों को हरकत देंगे तो जगह चेंज होगी क्या, नहीं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कुछ हरकत ऐसी है जिनकी वजह से एक जगह से आप क्या होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। और ऐसी इरादी हरकत को, पैरों में जो हरकत होती है वो बगैर इरादे की होती है क्या, नहीं। आलिया बाजी, जब तक तुमने डिसाइड नहीं करेगी ये टेबल से वो टेबल पे नहीं जाएंगे, जा सकते क्या, नहीं, यानी वो इरादे में रहती है। तो ऐसी हरकतें जो इरादी तौर पर होती है और उनकी वजह से आपकी लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह, आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, लोकोमोशन। तो हरकतें, मूवमेंट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो मूवमेंट जिसकी वजह से आपकी जगह चेंज हो जाए वो मूवमेंट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन। अहमद मियां बात समझी क्या? क्या हमारे जिस्म में मूवमेंट बहुत सारी है, हरकतें बहुत सारी है, लेकिन ऐसी हरकत जो इरादी हो और जिसकी वजह से हमारी जगह तब्दील हो जाए, हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो अब वो मूवमेंट हरकत नहीं है, वो क्या है, लोकोमोशन। इसीलिए मैंने कहा कि मूवमेंट और लोकोमोशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मूवमेंट के ऊपर कौन डिपेंड है, लोकोमोशन। मूवमेंट के ऊपर कौन मुनस्सिर है, लोकोमोशन। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म में, जैसा हम कहते हैं चहलकदमी है, दौड़ना है, चढ़ना है, उड़ना है, तैरना है, ये कुछ क्या है, नकली हरकत है। नकली हरकत मतलब जिसकी वजह से आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, आपकी जगह, आपका प्लेस क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। याद रहेगा ना। अब इसमें एक और थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ एग्जाम्पल्स हमको पढ़ना है। किस बात के लिए एग्जाम्पल पढ़ना है, इस बात के लिए पढ़ना है कि मूवमेंट और लोकोमोशन ये दो अलग चीजें हैं क्या, अगर दोनों को स्टडी हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, अगर अलग अलग स्टडी करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसको सवालात के जवाब हमको देना है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि लोकोमोटरी हरकत जरूरी नहीं है कि दूसरी अकसाम की हरकत पर असरअंदाज हो। यानी अगर आप चल रहे हैं तो जरूरी है कि आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो, या आप चल रहे हैं तो जरूरी है कि आपकी जबान को प्रॉब्लम हो, नहीं। तो लोकोमोटरी जो हरकत है जिसकी वजह से आपकी जगह चेंज होती है, वो कभी भी उन हरकत को डिस्टर्ब नहीं करेंगी जिसकी वजह से लोकेशन चेंज नहीं होती। इसलिए वो यहां कह रहे हैं कि लोकोमोटरी हरकत जरूरी नहीं है कि वो दूसरी किस्म की जो हरकत है उसको क्या कर सके, अफेक्ट कर सके, असरअंदाज हो सके, मुतासिर कर सके, परेशान कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मसलन एक और प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, हम आगे चल के इसको भी पढ़ने वाले हैं। प्रोटोजोआन है जो प्रोटिस्टा, किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा। और इस प्रोटोजोआन का नाम क्या है, पैरामीशियम। क्या नाम है उसका, पैरामीशियम। इस पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं तो इस पैरामीशियम के जिस्म में क्या होती है, सीलिया। क्या होती है, सीलिया। हम आगे चल के इस तरह के एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का एक जानवर है पैरामीशियम। अब इस पैरामीशियम के पास क्या होती है, सीलिया। इसके पूरे जिस्म में क्या होते हैं, सीलिया, छोटे छोटे धागे की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर।
और ये वाली जो साफ्ट है, ये वाली साफ्ट उसकी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी मतलब मुंह वाली, यानी मुंह का ये क्या है, जोफ है, मुंह का हिस्सा है, मुंह का जोफ है, खुली कैविटी है, ओरल कैविटी। अब ये जो सीलिया है ये तो उसके माउथ में भी लगी हुई है पूरी तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जिस्म के बाहर भी सीलिया है और माउथ के अंदर भी सीलिया है। तो सीलिया क्या करने वाली है, सीलिया ग़िज़ा की हरकत करवाती है। कहाँ करवाएगी, साइटोफेरिंक्स का मतलब ये जो पूरा हिस्सा है जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, इसका दूसरा मीनिंग क्या है, साइटोफेरिंक्स। फेरिंक्स मतलब कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये सेल है, सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल के अंदर भी अगर कॉमन पासेज है तो उसका नाम क्या बन गया, साइटोफेरिंक्स, यानी मुंह का जोफ, या उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। उसके अंदर जो सीलिया है वो सीलिया तो फूड को आगे भेजने का काम कर रही है, बाकी के जिस्म के ऊपर जो सीलिया है वो क्या कर रही है, लोकोमोशन। इसका मतलब यह है कि सीलिया एक जगह तो फूड को आगे भेजने के लिए, फूड के मूवमेंट में, फूड की हरकत के लिए जिम्मेदार है, साथ ही साथ उस पैरामीशियम की हरकत के लिए भी। तो फूड की हरकत हो रही है तो उसमें पैरामीशियम चेंज हो रहा है क्या, फूड मूवमेंट हो रहा है। और जब पैरामीशियम के बाहर की सीलिया हरकत कर रही है तो उसकी लोकेशन, तो इसका मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन और मूवमेंट करने वाले ऑर्गन अलग अलग नहीं है, एक जैसे ही है। दूसरे, इसी तरह से अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरी एग्जांपल किसकी है, दूसरी एग्जांपल है हाइड्रा। दूसरा एग्जांपल किसकी है, हाइड्रा। हाइड्रा के पास क्या होते हैं, टेंटेकल्स, यानी मैंने ना लिम्स की तरह दिखने वाले, हाथों की तरह दिखने वाली साख्तें। उनका इस्तेमाल करके वो क्या करता है, शिकार को पकड़ता है। तो उसके आजू बाजू उसके खाने की जो भी चीजें अगर बाजू से जा रही तो उसको पकड़ने का काम वो करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, लोकोमोशन, कि वो चलने का भी क्या करेगा, काम करेगा। तो हाइड्रा को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी टेंटेकल का यूज कर रहा है, और किसी फूड को अगर पकड़ना है तो उसके लिए भी किसका इस्तेमाल कर रहा है, टेंटेकल। यानी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दूसरी हरकतों के ऊपर कोई असर नहीं कर रही है। ठीक ना। उसके बाद एक और कंसेप्ट क्या, कि हम अपने आज़ा की अगर बात करते हैं, हम अपने जवारों की अगर बात करते हैं तो हम उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उठने बैठने के लिए करते हैं, इसी तरह से चलने के लिए भी करते हैं। यानी हमारे जिस्म के जो आज़ा जवारे हैं उनका इस्तेमाल भी हम करते हैं, तो हम उठने बैठने के लिए भी करते हैं, चलने के लिए भी करते हैं। उठने बैठने के लिए मतलब पोस्चर, हमारी सिर्फ हरकत हो रही है, आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट गए, और दूसरी जगह इसी पाव का इस्तेमाल करके आप रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो एक तरह से आप आपके जिस्म की हरकतों के लिए भी और आपके जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी उनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी आज़ा कभी भी हरकत अंजाम देने वाले आज़ा के लिए कोई नुकसान या उसको मुतासिर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये जो मुशाहिदात हमने पढ़ा, इस बात की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, किस बात की तरफ, कि हरकत और लोकोमोशन का अगर हमको मुताला करना है तो हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपको जबान की हरकत की मुताला करना है तो आप उसको पाँव की हरकत से अलग नहीं कर सकते, दोनों को आपको एक साथ अदा करना पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि जबान एक ही जगह रहेगी, उसका प्लेस कभी चेंज, लेकिन अगर आप पाँव की बात करेंगे तो उसके वजह से लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज, लेकिन दोनों में हरकत होगी। एक हरकत की वजह से सिर्फ आपके प्लेस, आपकी जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि तमाम लोकोमोशन हरकत है, तमाम लोकोमोशन क्या है, हरकत है, लेकिन तमाम हरकत लोकोमोशन नहीं है। तमाम गुलाबी जामुन मिठाई है, तमाम मिठाई गुलाबी जामुन नहीं। समझ में आया क्या, आयशा बाजी वापस से बोलो, गुलाबी जामुन क्या है, मिठाई। अब मिठाई में कौन कौन होता है, रस मलाई भी होती है, रसगुल्ला भी होता है, कोफ्ता मलाई भी होती है, ये सब रहता है बस, लेकिन सारी मिठाई गुलाबी जामुन है क्या, नहीं। तो वैसे ही है कि लोकोमोशन और मूवमेंट, आपके पाँव में जो हरकतें हो रही है वो भी एक तरह की मूवमेंट ही है, हरकत ही है। लेकिन आंख में होने वाली,
जबान में होने वाली, दिल में होने वाली, गुर्दे में होने वाली, स्टमक में होने वाली, ये जो हरकत है ये सब लोकोमोशन है क्या? नहीं। दिल में होने वाली सिर्फ मूवमेंट है, हरकत है। जबान में होने वाली भी हरकत है, आंख में होने वाली भी हरकत है, लेकिन पाँव में होने वाली हरकत तो है बट उसकी वजह से जगह क्या हो जाती है? चेंज। तो पाँव में होने वाली जो हरकत है वो क्या है? लोकोमोशन। दिल में होने वाली सिर्फ हरकत है, मूवमेंट है। आंख में होने वाली सिर्फ हरकत है, मूवमेंट है। इसलिए हम बोले कि पाँव में जो हरकत हो रही है वो भी टाइप है एक हरकत का, जिस तरह से बाकी सारे आज़ा में हो रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लोकोमोशन इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट टाइप ऑफ लोकोमोशन। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नाउ नाउ अब जानवरों के अंदर ये जो लोकोमोशन होता है, जानवरों के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, तो उसके तरीकों की अगर बात करेंगे तो तरीके बहुत ज्यादा अलग अलग रहेंगे। तो वो तरीके अलग अलग क्यों हैं? वो तरीके अलग अलग हैं हालात के तकाजों के हिसाब से, उनके महलो वकू के हिसाब से। हालात के हिसाब से मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर है, अभी वो चल रहा है, अचानक में भागने लग गया, तो लोकोमोशन क्या होगी? अचानक में तकाजा चेंज हो गया। पहले चल रहा था क्योंकि मालूम था कि कोई पीछे पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही मालूम करा कि कोई पीछे है, मतलब बकरी चल रही है, अचानक मालूम पड़ा कि शेर, तो वो पहले की हरकत रखेंगी क्या? नहीं। अब लोकोमोशन का स्टाइल क्या हो गया? चेंज। फिर महलो वकू, कोई पानी में है तो तैरेगा, कोई जमीन पर है तो चलेगा, कोई हवा में है तो उड़ेगा। तो लोकोमोशन जो होती है वो तकाजों के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या होगी? चेंज। और महलो वकू के हिसाब से भी क्या होगी? चेंज होगी। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि लोकोमोशन असल में क्यों जरूरी है? लोकोमोशन क्यों जरूरी है? तो पहली तो बुनियादी जरूरत है क्या? लोकोमोशन हमको किस लिए चाहिए? रेजा के लिए चाहिए। लोकोमोशन असल में किस लिए चाहिए? सुकूनत साथी। अब सुकूनत साथी का मतलब होता है, यहाँ सुकूनत साथी का मतलब होता है मेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेट। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसकी वजह से। फिर नस्लों की क्या करना है? अफजाइश। नस्लों की अफजाइश के लिए क्या चाहिए? मौजू जगह चाहिए। फिर मुआफिक क्या चाहिए? मौसमियात चाहिए, मौसमियाती हालात है। या फिर दुश्मन से क्या करना है? हिफाजत करना है, उसके लिए चाहिए, यानी हिजरत करने के लिए चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए। इसी बड़ा जज्बाती हो जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या होती है? लोकोमोशन। बात समझ में आ रही है? तो लोकोमोशन के लिए, जो लोकोमोशन है वो किसके लिए होता है? ग़िज़ा हासिल करने के लिए, किसी जगह पे जाके सुकूनत हासिल करने के लिए, मैट के लिए, लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, नस्लों की अफजाइश के लिए ताकि उनको मौजू जगह मिले। इसी तरह से है मौसमियात हालात के लिए, और इसी तरह से है दुश्मन से हिफाजत करने के लिए। ये तो हमने आलियाबाजी आए हुए परली से इतनी दूर, लोकोमोशन, नकलो हरकत, नकलो मकानी करके आए हुए, किस लिए आए? पढ़ने के लिए। तो इसको बोला जाता है लोकोमोशन। ठीक। नाउ नाउ कल हम हरकत के अलग अलग टाइप की बात करेंगे। उसमें 3 तरह के टाइप है। उन 3 टाइप में से जो हमारा डिटेल स्टडी रहेगा वो किस पे रहेगा? उज़लात के ऊपर रहेगा। और उसके बाद हम फिर इनक़बाज़ी प्रोटीन के साथ, और ये इस तरह से फटाफट आगे बढ़ के फिर हम हड्डियां वगैरह पढ़ के ये पूरा सबक को हमको, अगर होता है 26 जनवरी को, अगर मौलवी मंडली, अगर आप लोगों को छुट्टी रही तो हम 26 जनवरी की सुबह में क्लास स्टार्ट करेंगे। 26 जनवरी को उस दिन हमने ज्यादा वक्त मिल जाएगा फिर। ठीक है, चलिए मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ 12th के लिए, उसको ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, अब हम कल हमने प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक्स पढ़े थे उसके बाद हम उससे आगे बात कर रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके हमारे पास कौन कौन सी वैरायटीज, कौन कौन सी प्लांट की किस्में बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर हम गेहूं की और धान की अगर बात करते हैं
किसकी किसकी बात कर रहे हैं? गेहूं या किसको क्या कर रहे हैं? धान। तो 1960 से 2000, 1960 से 2000 की अगर बात करते हैं इस साल के अंदर, तो इस दौरान क्या हुआ? गेहूं की जो पैदावार है उसमें 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो गई। यानी जो गेहूं है, गेहूं की बात कर रहे हैं या साथ ही साथ हम किसकी बात कर रहे हैं? धान। तो इन दोनों की जो पैदावार है कब? 1960 और उसके बाद हम क्या करें? 2000। तो कंसीडर करिए कि 1960 में वो कितना रहा होगा? 11 मिलियन। लेकिन जब 2000 में आए तो कितना हो गया? 75 मिलियन टन। ठीक है। तो 1960 में पैदावार कम थी, 2000 में बढ़ गई। क्यों बढ़ी होगी? इसलिए बढ़ी होगी क्योंकि इसके लिए क्या किया गया? प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया गया। जबकि धान की पैदावार 35 मिलियन टन से आगे बढ़ के कितनी हो गई? 89.5 मिलियन तक। जबकि धान की अगर बात करते हैं तो धान की जो पूरा प्रोडक्शन था वो 35 मिलियन टन से कितना हो गया? 89.5 मिलियन। तो गेहूं की और धान की बात चली, गेहूं की पैदावार में कितना इजाफा हुआ? 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन। धान की पैदावार में 35 से 89 यानी 89.5 मिलियन टन इतना क्या हुआ? इजाफा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गेहूं और धान की क्या बनाई गई? नीम बोनी, जिसको क्या बोला जाता है? सेमी डॉफ वैरायटीज। कौन सी वाली वैरायटीज बनाई गई थी? उसको बोला जाता है सेमी डॉर्फ। सेमी डॉर्फ। सेमी डॉर्फ क्या बनाई गई? वैरायटी बनाई गई। तो सेमी डॉर्फ वैरायटी की खास बात क्या होती है? डॉर्फ और सेमी। डॉर्फ का मतलब छोटा, सेमी का मतलब होता है मिडल, है ना? तो ऐसी वैरायटी बनाई गई थी ना जब वो हवा की वजह से टूट सकती थी और ना बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से। तो ऐसी वैरायटीज बनाई गई जिनको क्या बोला जाता है? सेमी डार्क वैरायटी बनाई गई। और ये सेमी डार्क वैरायटी किसका इस्तेमाल करके बनाई गई है? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखना है। ठीक है। नाउ नोबेल इनाम मिला, किसको मिला? नोबेल इनाम याफ्ता नॉर्मन बोरलॉग। क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे इनको क्या मिला? नोबेल इनाम मिला। और ये नोबेल इनाम इनको कहां मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किए थे? सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। किसके किसके लिए काम किया था उन्होंने? कहां पर काम किया था उन्होंने? सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। इस सेंटर पे उन्होंने काम किया था और वहां पर उनको क्या हुआ? मैक्सिको में ये सेंटर है, वहां पर उन्होंने ये सेमी डॉग गेहूं की वैरायटी बनाए थे। इसकी वजह से उनको क्या मिला था? नोबेल इनाम। तो नोबेल इनाम जिनको मिला वो कहां पर मिला था? सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। कौन सा सेंटर है ये? व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर है। और ये सेंटर कहां पर है? ये सेंटर है मैक्सिको। कहां पर ये सेंटर? मैक्सिको में है। उनको वहां पर क्या मिला था? नोबेल इनाम मिला था। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके फिर हिंदुस्तान में इनको लेकर आए और हिंदुस्तान में फिर इस वजह से क्या हुआ? 1960 में जो पैदावार 11 मिलियन टन थी वो बढ़ के 2000 में कितनी हो गई? 75 मिलियन टन। नाउ 1963 में क्या हुआ? कई वैरायटीज जैसे कल्याण सोनालिका, ये हिंदुस्तान के गेहूं पैदा करने वाली पूरी इसको कुछ तो भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है। हाँ, गेहूं पैदा करने वाली प्रॉपर्टी शुरू की गई जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने वाली और बीमारियों से क्या करती थी? मुदाफियत रखती थी। तो सिंपल ये है कि यहाँ ट्रांसलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ। बस बेसिक इतना याद रखना है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ?
1963 में कौन सी वैरायटी है? कल्याण सोना और दूसरा सोनालिका बेंद्रे। क्या हुआ? ये वैरायटीज है और ये वैरायटीज है। कौन सी वैरायटीज है ये? हिंदुस्तान के अंदर कौन सी वैरायटीज है? गेहूं की वैरायटीज है। ये गेहूं की वैरायटीज बनाई गई और ये जो गेहूं की वैरायटी, इनकी दो खास बात थी। क्या खास बात थी? एक तो इनके पास क्या था? ज्यादा पैदावार। दूसरा, ये बीमारियों से क्या दिखाती थी? मुदाफियत, बीमारियों से बचती थी। फिर इसी तरह से धान, चावल की भी नीम बोनी नस्ल, जिसमें से क्या है? IR8। चावल की अगर बात करते हैं तो चावल की कौन सी वाली फसल को लेकर आए उन्होंने? वो कौन है? IR8। अब ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये क्या है? ये है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ये कहां पर था? फिलीपींस, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? फिलीपीन। क्या था? फिलीपींस के अंदर ये था। तो फिलीपींस में ये पैदा की गई थी। तो बेसिक याद रखना है कि गेहूं की जो वैरायटी की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से दो नाम है? सोनालिका और दूसरा नाम क्या है? कल्याण सोना। जबकि जो राइस है उसकी नीम बोनी नस्ल जो IR8 है, वो पहले कहां पर बनाई गई थी सुफियान? अपने घर के बाजू में। हाँ, फिर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और इनको मदद किसने करे थे? इनको मदद किया था टाई चोंग नेटिव वन, जो कहां पर है? ताइवान से है, वो हासिल की गई थी। तो इस तरह से दो वैरायटी है, एक है IR8 और दूसरी कौन सी है? टाई चिंग नेटिव वन। ये दो वैरायटीज है जो बनाई गई थी। फिर हासिल शुदा जो वैरायटीज है उनको 1966 में शुरू की गई। ये जो वैरायटीज है ये कब डेवलप हुई? 1966। तो इस तरह से याद रखना है। बाद में जब 1966 में इनका यूज किया गया तो इनसे भी दो वैरायटी बनाई। कौन कौन सी है? बाद में बेहतर पैदावार देने वाली एक वैरायटी है जिसका नाम है जया और दूसरा नाम है रत्ना। हिंदुस्तान में किया की गई, तैयार की गई। तो बेसिक याद रखना है। क्या याद रखना है? जया, रत्ना, ये दो इंडिया की वैरायटी है। कई की है? चावल की। गेहूं की दो वैरायटी है, सोनालिका और कल्याण सोना। याद रहेगा, ये दो वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी और चावल की वैरायटी। याद रहेगा। क्या हो गया सुफियान? जया बच्चन और रत्ना टाटा, ठीक है, और सोनालिका बेंद्रे। देख हमारे सुफियान है, मैं कैसे मालूम मंसूर भाई को ना? तो उसकी सलमान खान की पिक्चर में ना? नहीं। हाँ हाँ भाई, तुम तो उधर के, तो तुम चिरंजीवी नाम लेने वाले ना। अब उसके बाद है गन्ने का। असलन जो गन्ने की फसल है मुफ्ती साहब, गन्ने की फसल है, असलन उसका नाम क्या है? सैकरम बारबेरी। क्या नाम है? सैकरम बारबेरी। ये बुनियादी शुमाली हिंदुस्तान में बोया जाता था। ताहम इसमें शक्कर का जो जूस है, यानी शक्कर का जो कंटेंट है और जो पैदावार होती है वो कैसी होती है? कम। इसी तरह से ट्रॉपिकल गन्ना, यानी वो गन्ना जो गैर मोतदिल जगह पर, ट्रॉपिकल रीजन पे होता है जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर एक गन्ने की फसल है जिसका नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। क्या नाम है? सैकरम ऑफिसिनेरम। तो दो नाम है, एक है सैकरम बारबेरी और दूसरा नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम, जो कहां पर होता है? जनूबी हिंदुस्तान में बोया जाता है। अब इसके जो तने होते हैं ये बहुत मोटे होते हैं और शक्कर की अज्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन अगर इस फसल को शुमाल में लेकर जाए तो ये ठीक तरह से वहां पर ग्रो नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या है? सैकरम बारबेरी जो शुमाली हिंदुस्तान वाले किसान हैं वो परेशान हो रहे। क्यों परेशान हो रहे? क्योंकि वहां गन्ना तो बहुत उग रहा है, बट वो गन्ने की प्रॉब्लम क्या है? उसमें शक्कर की मिकदार
कम है, और वो गन्ना उग तो जाता है लेकिन उसकी पैदावार ज्यादा नहीं होती, यानी उसके नंबर ज्यादा नहीं आते। जबकि दूसरी जगह पे जुनूब की अगर बात करें तो गन्ने का कंटेंट भी ज्यादा है, जूस भी ज्यादा है, यानी उससे जूस ज्यादा मिलता होगा। प्लस दूसरी चीज क्या है कि उसके तने मोटे, यानी हिफाजत भी अच्छी होती होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर उसको उसकी लोकेशन से दूसरी जगह लेके चले जाए, यानी उसको शुमाल में ले जाकर अगर ग्रो करना चाहे तो वो नहीं हो सकती। फिर अब क्या करें, तो अब उसके लिए इस्तेमाल करें प्लांट ब्रीडिंग। कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, प्लांट ब्रीडिंग। उसमें क्या किया, इन दोनों अनवा को कामयाबी के साथ एक ऐसी वैरायटी हासिल करने के लिए क्या करवाया गया, क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन। नतीजे में क्या हुआ, मतलूबा खुसूसियत मिली, यानी ज्यादा पैदावार और मोटे तने वाले, ज्यादा शक्कर वाले, ज्यादा पैदावार है, मोटे तने हैं, और अब शक्कर का कंटेंट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और इस तरह से शुमाली हिंदुस्तान में काश्तकारी की सलाहियत का क्या हो गया, इश्तराक हुआ। यानी अब वहां से प्रोडक्शन वहां से भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन यहां से भी ज्यादा हो गया। इस तरह से गन्ने की फसल में क्या हो गया, इजाफा। तो गन्ने की पैदावार में क्या हो गया, इजाफा। गन्ने की पैदावार इस तरह से क्या हो गई, बढ़ गई। तो गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया गया, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, जिसको हम आमतौर पर क्या कर रहे हैं मुफ्ती साहब, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ना। उसके बाद है बाजरा, मिलेट। हिंदुस्तान में मक्का, जवार, बाजरा, ये हाइब्रिड्स की कामयाबी से तैयार किए गए। हाइब्रिडिंग या हाइब्रिड ब्रीडिंग से कई ज्यादा पैदावार देने वाली, पानी के दबाव के तई या मुदाफियती वैरायटीज क्या की गई, पैदा की गई। इस तरह से क्या हुआ कि बाजरे के लिए भी कई सारी हाइब्रिड वैरायटी पैदा की गई, जो कम पानी में भी ज्यादा ग्रोथ करती है, जो बीमारियों से भी क्या करती है, ज्यादा हिफाजत कर सकती है। इस तरह की फिर क्या की गई, बाजरा। तो 4 एग्जाम्पल आपने याद रखना है। पहला किसका है, गेहूं। दूसरा किसका है, धान। तीसरा किसका है, गन्ना। चौथा किसका है, बाजरा, मिलेट। इन सब फसलों की तैयारी प्लांट ब्रीडिंग के तरीके से की गई। और इस पूरे प्रोसेस में ये एक एग्जाम्पल, और दूसरी वाली चावल और गेहूं। गेहूं की जो वैरायटी बनाई गई है वो नॉर्मन बुरलॉग, और दूसरा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस टाइचिंग नेटिव। याद रहेगा ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। इनके ऊपर ही अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए इस सबक के अंदर। इसलिए आपने इसको एक बड़ा सा बॉक्स वगैरह बना के रखना है, ताकि आपको ये याद रहे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक नाउ, अब एक और कंसेप्ट क्या, कि हमने वहां प्लांट ब्रीडिंग की बात की थी प्रोडक्शन के इजाफे के लिए, उनकी तादाद में इजाफे के लिए, उनके कंटेंट में इजाफे के लिए। अब प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसे पौधे भी बना सकते हैं जो बीमारी से अपनी हिफाजत खुद कर सके। उनका अपना मुदाफियती निजाम स्ट्रांग बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। तो यहां पर क्या है, बीमारी की मुदाफियत के लिए प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करना मतलब मुदाफियत, प्रोटेक्शन, बचाव, रोकना, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। नाउ काश्ती फसलों में, यानी काश्ती फसलों में मतलब जिनको हम काश्त करते हैं, जमीन में उगाते हैं। तो काश्ती फसलों की जो अनवा है, बिलखुसूस ट्रॉपिकल मौसमों वाली फसलों की जो पैदावार है वो फंगल यानी फंजाई, बैक्टीरिया या वायरल जरासीमों से क्या हो जाती है, मुतासिर। जैसा इंसान है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने पढ़े खालिद मियां, इंसानों में भी क्या होती है, बीमारी होती है। कौन कौन सी बीमारी होती है, फंजाई से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम से, वायरस से। याद आ रहा है ना। तो वैसे ही पौधों में भी बीमारियां होती है, जो फंगल होती है, बैक्टीरियल होती है और वायरल होती है। अक्सर जो फसल होती है उसके नुकसान बहुत नुमाया 20 से लेकर 30% तक होते हैं, और ये कभी कभी क्या हो जाती है, 100% भी हो जाती है। इसलिए आप देखो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फल आए हुए हैं मार्केट में, उसके ऊपर येलो येलो स्पॉट है ना, पीले पीले कलर है। पत्तों को देखा होगा, अपने पत्तों के ऊपर पीला पीला कलर होता है। ये इस तरह की क्या होती है, इन्फेक्शन होते हैं पौधों को, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। क्योंकि हमको बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए हम टेंशन लेते नहीं,
हजम कर जाते हैं, हाँ ज्यादा पके हुए वो ये खा लेते हैं ना। हो इस सूरत हाल में हमारी मुदाफियती फसलों की क्या करना पड़ेगा, ब्रीडिंग करना पड़ेगा। और तैयारी जो होती है ग़िज़ाई पैदावार को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फंजाई मारने की दवा जिसको क्या बोला जाता है, फंगीसाइड, बैक्टीरिया को मारने की दवा जिसको बोला जाता है बैक्टीरियोसाइड पर हमारा इन्हिसार क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि अगर हमने प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल किए, मतलब क्या, हमने किसी का डीएनए लिए, ऐसे प्लांट का डीएनए लिए जो बीमारी के रेजिस्टेंस ज्यादा करता है, और ऐसे पौधे में डाल दिए जिसके अंदर बीमारी से कोई मुदाफियत नहीं थी। तो अब हमने क्या करें, हमने उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिए, उसके अंदर ही वो तब्दीली ला दी। इसलिए हमको एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल कोई चीज देने की जरूरत है क्या, नहीं। हमको फंगीसाइड पे पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमको बैक्टीरियोसाइड के ऊपर पैसा खर्चा करने की जरूरत, क्योंकि उसके अंदर ही वो सलाहियत ऑलरेडी मौजूद है। यानी किसी बंदे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो उसको कैलकुलेटर की जरूरत है क्या, तो वैसे ही पौधा है, तो कोई पौधा अगर उसके अंदर मुदाफियती निजाम स्ट्रांग है तो उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है क्या, हॉस्पिटल का खर्चा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। मरियम जी क्या समझ में आया, सेहत अच्छी रखने का हॉस्पिटल के खर्चे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब हम प्लांट ब्रीडिंग के जरिए उस प्लांट को ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है। नाउ होस्ट प्लांट की मुदाफियत जरासीम को बीमारी पैदा करने से रोकने की क्या होती है, सलाहियत होती है। होस्ट प्लांट मतलब वो पौधा जिसमें कोई और दूसरा जानवर जाके रहेगा। तो जो पौधा है उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया जाके रहने की कोशिश करेगा और वो बैक्टीरिया को वो होस्ट प्लांट परमिशन नहीं देगा, इसका मतलब उस पौधे ने अपने आप को बीमारी से क्या कर दिया, बचा लिया, रेजिस्टेंस किया। नाउ जिसका तायुन होस्ट प्लांट की किस पर है, जेनेटिक तश्कील पर होता है। अगर उसके डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि वो बीमारी को रोक सकता है तो 100% वो बच जाएगा। लेकिन अगर उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उसके अंदर वो डीएनए है ही नहीं जो उसको बीमारी से बचा सके, तो वो बीमारी से नहीं बचेगा और उसको वो बीमारी हो जाएंगी। नतीजे में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम, पौधों की बहुत सारी डेथ हो जाएंगी, मौत हो जाएंगी, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। नाउ ब्रीडिंग करने से पहले बीमारी फैलाने वाले जितने भी उज़ू है और बीमारी फैलाने के जितने तरीके हैं उसके बारे में हमको जानना फिर क्या है, जरूरी है। यानी अगर आप प्लांट ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि बीमारी कौन कौन सी है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहली जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है, गन्ने के अंदर जो होती है वो होती है रेड रॉट डिजीज। आपने गन्ने को तोड़ा होगा, गन्ने को तोड़ने के बाद अंदर से क्या दिखा होगा, लाल लाल गुद्दे जैसा, रेड रॉट, क्या बोलते हैं इसको, रेड रॉट डिजीज। और इसी तरह से जो आलू है, तो आलू के ऊपर आपको क्या देखने को मिला होगा, लेड ब्लाइट। आलू के ऊपर आपको देखने को मिला होगा, उसको क्या बोला जाता है, लेड ब्लाइट। ब्लाइट बोला जाता है बंच को। आलू है ना, आलू के ऊपर छोटे छोटे फुंसे जैसे फोड़े जैसे ऊपर क्या आ जाते हैं, दैट इज ब्लाइट। तो उसको क्या बोला जाता है, लेड ब्लाइट। ये चीज क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले। तो इस तरह से क्या होता है, आलू के अंदर लेड ब्लाइट हो जाती है। फिर बैक्टीरिया से होने वाली ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस आपने देखा होगा, क्रूसीफेरस मतलब गोभी होती है, फूल गोभी। फूल गोभी को देखिए काले काले ऊपर हो जाते हैं, तो उसकी बात हो रही है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस। और इसी तरह से वायरस से होने वाली जो बैक्टीरिया बीमारी होती है उसको कहा जाता है टोबैको मोज़ेक या टर्निप मोज़ेक। क्या बोला जाता है, टर्निप मोज़ेक। तो इस तरह से ये अलग अलग बीमारियां हैं जो बीमारियां पौधों को होती हैं। तो एक गन्ने के अंदर कौन सी होती है, रेड रॉट। आलू में कौन सी होती है, लेड ब्लाइट। बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। वायरस से होने वाली टोबैको मोज़ेक या टर्निप मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये बीमारियां होती हैं। अब अगर आपको पौधों के अंदर वैरायटी पैदा करना है, कौन सी वैरायटी, बीमारियों से बचने वाली वैरायटी, तो प्लांट ब्रीडिंग के तरीके में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ मतलब जो पोटेंट है, स्ट्रॉन्ग प्लांट है, पूरी वैरायटीज को चेक करेंगे, कौन बच गया, वो ताकतवर है उसको बीमारी नहीं हुई, और जिसको बीमारी हुई उसको लेंगे।
है ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, पहले स्टेज याद आ रही है कल की, कलेक्शन करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। तो ब्रीडिंग रिवायती जो टेक्निक्स हैं जो पहले बताई जा चुकी है, ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, अभी हम वो वाले तरीके की बात की, तो अब उस तरीके में भी कुछ और तब्दीली है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप क्या करेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग के जरिए। कौन से वाली ब्रीडिंग के जरिए बात हो रही है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो कल हमने जो ब्रीडिंग की बात किए थे वो ब्रीडिंग का तरीका भी क्या हो चुका, ओल्ड, वो तरीका भी क्या हो चुका है, ओल्ड। उस तरीके में आप क्या करते थे, उस तरीके में आप करते थे, दो अलग अलग वैरायटी लेते थे, उन वैरायटी के प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे के साथ फ्यूज करते थे, प्रोटोप्लाज्म को जब फ्यूज करते थे तो दोनों के न्यूक्लियस मिल गए, दोनों के डीएनए मिल गए, अब उससे एक नई वैरायटी बन रही है। अब आप दूसरा एक और नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो बीमारी से मुदाफियत के लिए ब्रीडिंग का रिवायती तरीका है या हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसका इंतखाब, इसका तरीका भी पौधों में क्या होता है, दीगर खसूसियात जैसे बेहतर पैदावार को क्या करता है, यकजा करने के लिए कराई गई ब्रीडिंग के तौर पर होता है। यानी यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है उसके जरिए से इस तरह के मुदाफियती या बीमारियों के अंदर, उनके अंदर क्या पैदा किया गया, रेजिस्टेंस। साथ ही साथ बीमारियों से मुदाफियत के लिए क्या करेंगे, ब्रीडिंग का एक तो रिवायती तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसका जो इंतखाब है, यानी कौन से तरीके का आप यूज करेंगे, उस तरीका का डिपेंडेंसी किस पर है, वो किस पर मुनासिर है, पौधों की खुसूसियात पर, कि किस टाइप का आप पौधा ले रहे हैं। इसी तरह से हम ये करें कि इन टेक्निक्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अलग अलग खुसूसियात को क्या करेंगे, यकजा करके एक नई वैरायटी वहां पर बनाते हैं। इन मखसूस इकदामात हैं, यानी ये सारे के सारे क्या है, मखसूस स्पेशल इकदामात हैं। फिर मुदाफियती वसाइल के लिए हम क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म की छटाई। जर्म प्लाज्म कल याद आ रहा है, अरे जर्म प्लाज्म कल हम बोले थे ना, क्या आपने कलेक्शन करके लाए, कलेक्शन करके लाए, है ना। जो कलेक्शन आपने किए तो असल में आपने किसका कलेक्शन किए, मतलब आपने असल में डीएनए का कलेक्शन किए। आपने अगर अलग अलग पौधे के पार्ट्स को अगर जमा करके लाए तो असल में आपने क्या जमा करके लाए, उनके अंदर मौजूद डीएनए। और वो जो डीएनए आपने लेकर आए उस बुनियाद पे उसको क्या बोला गया था कल, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, याद आ रहा है। तो इसीलिए बोलेगी जर्म प्लाज्म। तो मुदाफियती वसाइल के लिए आप क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म की छटाई, यानी जिसको आपने जमा किया था उसमें से अब आप और सिलेक्शन कर रहे हैं, छटाई कर रहे हैं, जो अच्छा है उसको ले रहे हैं, जो खराब है उसको छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। फिर इंतखाब शुदा जो भी पेरेंट्स होगा उनका आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। फिर हाइब्रिड्स को क्या करेंगे, इंतखाब, यानी जो रिकॉम्बिनेंट है उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनकी जांच करेंगे, यानी उनकी टेस्टिंग करेंगे, और नई वैरायटीज की जांच करने के बाद उनको बोए जाने की क्या देंगे, मंजूरी। यानी कल जो 5 बातें हमने पढ़े थे वही 5 स्टेप यहाँ पर है, लेकिन पहली जो स्टेप है उसमें ही आपने थोड़ी सी तब्दीली लाना है। या तो आप रिवायती ब्रीडिंग का तरीका जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं वो यूज करो, या फिर आप नया तरीका यूज करो जिसको आप क्या करें, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में और उसमें फर्क क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग में आप क्या करते हैं, वो जो वैरायटी होती है उसके अंदर डीएनए के अंदर तब्दीली आप म्यूटेशन के जरिए ला रहे हैं। और प्लांट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, दो अलग अलग कैरेक्टर को आपने सेलेक्ट किया, दो अलग अलग पौधों को लिया, दो अलग अलग पौधों से दो अलग अलग सेल लिए, उनको एक दूसरे के साथ फ्यूज करें। समझ में आ रहा है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपने एक ही लिया, उसी की डीएनए के अंदर क्या कर दिए, तब्दीली कर दी, ठीक है। लेकिन बाकी की जो 4 स्टेप है वो सारी की सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगे। नाउ फसलों की कुछ नस्लें जिनकी फंजाई, बैक्टीरिया और वायरल बीमारियों के तरीके क्या होती है, मुदाफियत होती है, और उनके लिए हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग का जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन का लिया गया था। और आखिर चल के उनको क्या किया गया, बोए जाने। बोए जाने का मतलब क्या है, मार्केट में उनको क्या मिली, परमिशन। आज मार्केट में इनके सीड आपको अवेलेबल मिलते हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। तो वो कौन कौन सी वैरायटी है, तो अगर हम फसल की बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं के अंदर जो वैरायटी बनाई गई उसका नाम क्या है, हेमगिरी। रत्नागिरी नहीं है, कौन, सुफियान,
हेमगिरी। क्या नाम है? हेमगिरी। और इसके अंदर कौन सी बीमारियों से बचाव का मैकेनिज्म है? तो इसके अंदर लीफ और स्टाइप रस्ट। रस्ट मतलब जंग लग जाता ना, तो उस तरह से आपको दिखाई देता है ब्राउन। हलबंट, ठीक है, तो ये डिजीजेस है हलबंट, यानी उसके अंदर क्या होती है, छोटे छोटे बंचेस की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह से सरसों, फसल क्या है? सरसों। वैरायटी कौन सा है? पूसा स्वर्णम। क्या नाम है उसका? पूसा स्वर्णम। पूसा स्वर्णम। करण राई। ये व्हाइट रस्ट, यानी उसके ऊपर व्हाइट धब्बे धब्बे आ जाते हैं, उसको बोला था व्हाइट रस्ट डिजीज। तो इस व्हाइट रस्ट बीमारी इस वैरायटी को नहीं हो सकती। इसी तरह से गोभी, गोभी में कौन सी वैरायटी बनाई गई है? पूसा शुभ्रा। कौन सी वैरायटी बनाई गई है? पूसा शुभ्रा। इसी तरह से पूसा स्नोबॉल के 1, क्या बनाई गई है? पूसा स्नोबॉल के 1, ये एक वैरायटी उसका नाम है। जो बीमारी के अंदर मुदाफियत, कौन सी बीमारी, सॉरी, इस वैरायटी में मुदाफियत है, किस बीमारी के अगेंस्ट मुदाफियत है? ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट, कि उसका जो शेप है वो इस तरह से करली हो जाएगा और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या लग जाएंगे? गुच्छे लग जाएंगे, बंच लग जाएगा, ब्लाइट हो जाएगा। जिस तरह से हमारे फोड़े फुंसी होती ना, उस तरह का बंच की बात हो रही है, ब्लाइट। और इसी तरह से है ब्लैक रॉट। तो याद रखना है, पूसा शुभ्रा जो वैरायटी है वो ये दो बीमारी के अगेंस्ट में क्या करती है खालिद मियां? मुदाफियत, रेजिस्टेंस। और पूसा स्नोबॉल के 1 कौन सी बीमारी के अगेंस्ट में करती है? ब्लैक रॉट। इसी तरह से ये क्या है? लोबिया, चिल्ली, चिल्ली नीचे है, मिर्च। लोबिया, लोबिया मीन्स काउपी। मतलब काउपी किसको बोलते हैं मालूम है? चना जो रहता है ना बड़ा वाला, तो काउपी, काबुली। तो उसका मतलब पूसा, पूसा, पूसा कोमल। बराबर नाम है। क्या है ये? पूसा कोमल। तो ये कौन सी वाली? बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी के अगेंस्ट में क्या करती है? मुदाफियत। इसी तरह से मिर्च है, तो मिर्च में जो वैरायटी बनाई गई है उसका नाम क्या है? पूसा सदाबहार। और जिस बीमारी के अगेंस्ट में ये वैरायटी रेजिस्टेंस शो करती है वो कौन सी है? चिल्ली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल, यानी इसके पत्ते जो है ना वो टर्न नहीं होंगे, कर्ल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बीमारियां हैं, ये वैरायटी है और ये फसलें हैं। एग्जाम में इन पर सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कल इनको याद करके आएंगे। क्या क्या याद करके आएंगे? गेहूं, गेहूं की वैरायटी का नाम क्या है? हेमगिरी। सरसों, उसका नाम क्या है? पूसा स्वर्णम। गोभी, गोभी का कौन है? पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल के 1। लोबिया, कॉपी, उसका कौन है? पूसा कोमल। गोमल उर्दू में लिख दिया वाला गलती से, कोमल है वो। क्या है? कोमल है, काफ। और मिर्च, पूसा सदाबहार। मिर्च है पूसा सदाबहार। ये अलग अलग वैरायटीज है जो कि रिसर्च करके हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाई गई, ताकि ये जो पौधे हैं ये वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, इनकी वजह से होने वाली बीमारी के अगेंस्ट में क्या कर सके? रेजिस्टेंट, मुदाफियत, अपना क्या कर सके? बचाव। अगर ये मुदाफियत अगर इनके अंदर पैदा नहीं की जाती तो क्या करना पड़ता? केमिकल्स का क्या करना पड़ता? इस्तेमाल करना पड़ता, केमिकल का छिड़काव करना पड़ता। और केमिकल का छिड़काव करने का मतलब ये कि अगर कोई इंसान ने वो बीमारी उस पौधे में होते देखा तो वो केमिकल का छिड़काव करेगा। गलती से वो इंसान को अगर वक्त मिला तो ठीक है, और अगर नहीं मिला उसको तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो बीमारी सारे पौधों को हो जाएगी और फसल पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बर्बाद। तो इस तरह से हर किसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर पौधे को उतनी अच्छी तरीके से जांच कर सके, उसकी हिफाजत कर सके। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम प्लांट ब्रीडिंग के जरिए उस पौधे को इस काबिल बना दें, मछली पकड़ के देने का नहीं। फिर क्या करने का? मछली पकड़ना सिखाना, है ना? तो मछली पकड़ना सीखना ये इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ के देना नहीं है इंपॉर्टेंट। तो किसको भी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है,
सिर्फ डिपेंडेंट नहीं बनाना। बात समझ में है? ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर कि आपने पौधे को क्या करे, बीमारी से मुदाफियत की सलाहियत खुद उसके अंदर डाल दी है। अब उसको फंगीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, अदर बीमार दवाएं वगैरह देने की जरूरत और ना पैसा खर्चा होगा फिर उसमें, तो आपके पैसा भी बच जाएगा प्लस आपकी वैरायटीज भी बच जाएगी। तो ये असल में टेक्निक्स है जिसके जरिए क्या की जाती है, फसलों की पैदावार में क्या किया गया, इजाफा। नाउ अब एक और चीज जिसको बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए, क्या कि जो रिवायती ब्रीडिंग है, रिवायती ब्रीडिंग कभी कभी दस्तयाब बीमारियों के तई मुदाफियती जीनों की महदूद तादाद की वजह से क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। यानी आपने रिवायती तौर पे जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, रिवायती तौर पे आपने क्या करे, दो सेल लिए, उनको फ्यूज करे, उनकी वजह से अब वो जो वैरायटी आपने लिए जो बीमारी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, हो सकता है कि वो उस बीमारी के अगेंस्ट में ना मुदाफियत शो करे जो अभी आई नहीं, मतलब कोरोना अचानक में आ गया तो आप क्या करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक तो मालूम था कि पोलियो की होती है, ये फला फला होती है, तो उसके अगेंस्ट में आप पहले से तैयार थे, लेकिन अचानक में अगर कोई आ गई तब क्या करेंगे, उसको कैसे बचाव करेंगे, तो उसकी बात हो रही है। तो जो फसलों की मुख्तलिफ वैरायटीज या जंगली खराबतदारों में मौजूद होती है या शनाख्त की जाती है, यानी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होंगी जो हमको दिखाई देगी अलग अलग तरह से। तो पौधों में मुख्तलिफ तरीकों से क्या की जाती है, म्यूटेशंस, उसकी तरगीब देने और मुदाफियत के लिए प्लांट मटेरियल की क्या करना है, छटाई करना है। तो अक्सर इसकी वजह से क्या होता है, मतलूबा जीन्स की क्या होती है, शनाख्त। यानी आप क्या करेंगे, म्यूटेशन देंगे, और म्यूटेशन देके क्या करेंगे, अलग अलग बीमारी के अगेंस्ट में उसके अंदर कोई डिफरेंट कैरेक्टर पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप क्या करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। और जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ इस म्यूटेशन की वजह से एक बेहतर वैरायटी बन गई, तो आप उस वैरायटी को आप मार्केट में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। और वो जो जीन्स है, वो जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है जो म्यूटेशन करने की वजह से बनी, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो गई, मददगार होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो अब आप उसको क्या करेंगे, हर पौधे के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो इन मतलूबा खुसूसियात वाले पौधों की तब या तो बराह रास्त अफजाइश की जा सकती है या उन्हें क्या किया जा सकता है, ब्रीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने क्या करे, एक वैरायटी लिए, उसके ऊपर म्यूटेशन किए, अब वो एक बीमारी के अगेंस्ट में क्या कर रही है, मुदाफियत। तो अब या तो आप उसी वैरायटी के बहुत सारे नई जनरेशन बना लो, या फिर उसी वैरायटी को आप ग्रो करो, या फिर उस वैरायटी के जरिए आप ब्रीडिंग का प्रोसेस बनाओ या इस्तेमाल करो। दूसरे इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके में एक तरीका है, उसको कहा जाता है सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। क्या कहा जाता है, सोमा क्लोनल वेरिएंट में से इंतखाब या एक हो सकता है जीनी इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब हमारे पास कितने तरीके हो गए प्लांट ब्रीडिंग के। प्लांट ब्रीडिंग के इस पूरे पैराग्राफ में हमने कितने तरीके पढ़ लिए। पहला एक तरीका था, वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा वाला जो तरीका अभी हमने पढ़ा वो कौन है, म्यूटेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तीसरा वाला तरीका मुफ्ती साहब, सोमा, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। और चौथा तरीका जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो कौन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यही जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रिवायती तरीकों से एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए जब हमने स्टार्ट किए थे ना, हमने रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किए थे। रिप्रोडक्शन के बाद हमने अचानक में बात किस पे शिफ्ट कर दिए थे, वेरिएशन, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। फिर हमने बात किसकी की है, इवोल्यूशन। फिर उसके बाद हमने बीमारियां कैसे पैदा होती है, बीमारियों को कैसा बचाया जाता है, और अब हम पैदावार में इजाफे की बात कर रहे हैं। फिर हम आगे जाएंगे नए टेक्नोलॉजी की तरफ कि कैसा ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो धीरे धीरे हमारी जो लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बायोलॉजी को लेके क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम है क्या। मोज़ेक, मोज़ेक मीन्स का क्या मतलब होता है, मोज़ेक मीन्स का मतलब होता है दरमियान। अगर आपको याद होगा तो हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़े थे कि लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर, और उसमें हमने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़े थे, निकोलसन। उसने ना सिंगर एंड निकोलसन उसने दिया था ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बात है, मंसूर भाई को अब एक चॉकलेट देना चाहिए, है ना, याद है इतने दिन पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मोज़ेक मतलब बीच का, और उस वक्त मैंने एक एग्जांपल दिया था मोज़ेक को याद रखने के लिए, वो था वड़ा पाव। याद है ना, मैंने मतलब पाव के बीच में क्या होता है, वड़ा, वड़ा क्या होता है, मोज़ेक, और ऊपर नीचे क्या हो रही है, पाव। तो लिपिड बीच में प्रोटीन, तो लिपिड बाय लेयर, पाव की 2 लेयर और बीच में क्या होता है, वड़ा। ठीक है ना। कल हम लास्ट इसकी बात करेंगे म्यूटेशंस की, और म्यूटेशंस के बाद इंशाल्लाह अगर कल हो गया तो 2 दिन में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कल थोड़ा सा ज्यादा वक्त हमने ले लिया तो ये चैप्टर हम कल भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।